नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। बाघों की गिनती का काम अगले साल जनवरी से मई के बीच होगा। इस बार बाघों की गिनती का तरीका एनटीसीए ने बदल दिया है। अब पिछले सालों की तरह पत्रक पर वन्य प्राणियों की संख्या दर्ज नहीं की जाएगी, अलबत्ता इसके लिए बनाए जा रहे ऐप में बाघों की गिनती दर्ज होगी। इस ऐप को एनटीसीए ने बनाकर दिया है। इस ऐप को कर्मचारियों को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। इस तरीके से गिनती होने पर रिजल्ट 5 से 7 महीने में आ जाएगा, जबकि बाघों की गिनती के रिजल्ट आने में पहले 1.25 से 1.5 साल लग जाते थे। 5वीं बाघ की गणना के लिए इस बार मध्य प्रदेश में 9,000 बीटों में 15,000 कर्मचारियों को इस साल जुलाई से ट्रेनिंग दी जाएगी। बाघों को लेकर मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच मुकाबला रहेगा। वर्ष 2018 की गणना में मध्य प्रदेश में 526 बाघ पाए गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश को एक बार फिर देश में बाघ स्टेट का दर्जा मिल गया था। इधर कर्नाटक में इस गणना में 524 बाघ मिले थे। इसलिए बाघों की संख्या के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा था। इस बार संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के बाघों में की संख्या में 700 को पार करने की उम्मीद है। देश में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ बाघ के शावक पैदा भी अच्छी खासी संख्या में हो रहे हैं। पिछले एक साल में मध्य प्रदेश के जंगलों में 125 से ज़्यादा शावकों ने जन्म लिया। बाघों की गिनती 3 चरण में होती है। जिन 3 चरण में गिनती होगी उनमें कार्निवोर सर्वे, ट्रांजिट वॉक और हैबिटेट असेसमेंट शामिल है। बाघों की गणना के लिए 7 दिन की इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन बीट में 15 किलोमीटर घूमकर मांसाहारी वन्य जीवों की उपस्थिति के पगमार्क, पेड़ों में खरोच के निशान, मल को देखा जाता है। जबकि दूसरे चरण में हर बीट में पहली गिनती के समय से बनी ट्रांजिट लाइन पर 2 किलोमीटर बीट गार्ड चलता है और 180 डिग्री के एंगल में दिखाई देने वाले सभी वन्य जीवों की गिनती करता है। तीसरे चरण में जीआईएस के माध्यम से क्षेत्र में पानी की उपलब्धता, जंगल कटाई और उसका घनत्व सहित यह भी देखा जाता है कि किस क्षेत्र में मवेशी रहते हैं और रात में कहाँ सबसे ज़्यादा शोरगुल होता है। वर्ष 2006 की गणना में मध्य प्रदेश के जंगलों में 300 बाघ मिले थे, जबकि वर्ष 2010 की गणना में मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघों की संख्या घटकर 257 हो गई थी। फिर वर्ष 2014 की गणना में बाघों की संख्या बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार गणना में 308 बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों में मिले थे। इसके बाद वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में गणना में 526 बाघ मिले। वर्ष 2018 में बाघों की गणना के लिए 4,500 ट्रैप कैमरों की मदद ली गई थी। इस बार ट्रैप कैमरों की संख्या 5,000 हो सकती है। मध्य प्रदेश में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ अजय दुबे। अजय दुबे जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। दुबे जी, बाघों की जो गिनती की तैयारी शुरू हो गई है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा, आप लगता है आपको? देखिए, ये अब समय बताएगा कि हम टाइगर स्टेट का दर्जा रखने में सफल हुए या नहीं। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि 2018 जो अंतिम गणना थी उसके आंकड़ों में हम 526 पे नंबर 1 थे, तो हम टाइगर स्टेट मान के खुश हो रहे हैं। लेकिन कर्नाटका 524 के साथ दूसरे नंबर पे था, अंतर ज्यादा नहीं था जी। और उन 2 टाइगर्स पे यदि हम अधिक थे तो टाइगर स्टेट हमने मान लिया। लेकिन यह गौरतलब है कि पिछले 4 वर्षों में मध्य प्रदेश बाघों के मौत के मामलों में, शिकार में नंबर 1 रहा है। जी हाँ। हमने कर्नाटका की तुलना यदि हम देखें तो उनके यहाँ 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, हमारे यहाँ 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। उनके यहाँ कम इलाका है, टाइगर ज्यादा है। हमारा इलाका ज्यादा है, उनकी तुलना में कम है टाइगर्स। और उनके यहाँ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी है जो बाघों की सुरक्षा के लिए
वो जितने भी नवीनतम हथियार से सुसज्जित फोर्स कहलाती है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राज्यों को कहा है बनाने के लिए, मध्य प्रदेश वो फोर्स नहीं बना रहा है। जी। उनका वन्य प्राणी प्रबंधन कई मायनों में बेहतर है। अब ये देखना है कि 2 नंबर से अधिक मध्य प्रदेश, जी। जहां शिकार सर्वाधिक है, क्या वह अपना टाइगर स्टेट का दर्जा कायम रखेगा। मुझे इस पे आशंका है, क्योंकि टाइगर्स का जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में मौत हुई है, जी। और जो शिकार हुआ है उनमें दोषियों पे, आरोपी अधिकारियों पे जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं सरकार का रवैया लचर रहा है। और विशेषकर कोरोना काल बाघों के लिए मध्य प्रदेश में बहुत घातक रहा है। जी। दुबे जी, कर्नाटक में ज़्यादा अच्छा रख रखाव है बाघों का, इस और मध्य प्रदेश में उतना नहीं है, ये देखने में आया है। यही कारण है कि यहाँ बाघ ज़्यादा मारे जा रहे हैं, लेकिन बाघ यहाँ जो है उनके शावक भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें कहा, ये देखने में मतलब कहा जा सकता है कि क्या ये सारी चीज़ें अपने आप सब हो रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं वन विभाग का अमला कुछ सक्रिय है जो बाघों की संख्या बढ़ रहा है। हालांकि मारे जाने के मामले में तो ये कहा जाएगा कि जो वन विभाग का महकमा अमला है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। कैसे देखते हैं आप इस सबको? देखिए, बाघों के जो बढ़ोतरी और जो शावकों के मामले में जो सरकार यदा कदा जानकारी उजागर करती है कि शावकों की संख्या बढ़ी है, तो बाघों में सर्वाइवल रेट जो शावकों का रहता है वो थोड़ा कमजोर रहता है। बाघिन यदि 4 शावक को जन्म देती है तो सर्वाइवल चारों का हो ये बिल्कुल संभव नहीं रहता है, और इसी अनुपात में 4 में से 1 या 2 सरवाइव करते हैं। बाघों में शावकों की जो जिंदगी रहती है वो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से पनपना, और उसके अलावा अन्य बाघों से उनको खतरा होना, ऐसे कई एडवर्स चीजें रहती हैं। तो शावकों का सीधे गणना में भी जो पहले 2 साल के शावक को लेते थे, जब तक शावक 2 साल का ना हो जाए तब तक उसको हम लोग पॉजिटिव नहीं मानते हैं, और पहले 2 साल लेते थे, अब 1.5 साल हो गया है। तो 1.5 साल के शावक की गिनती कर लेना और ये मान लेना कि वो बाघ के तौर पर आगे भविष्य में देखा जाएगा, ये इतना आसान नहीं होता है। और मैं एक फिगर आपको बताना चाहूंगा कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश 2000 में था, तब हमारे यहाँ 700 बाघ थे। आज हम 526 की बात कर रहे हैं। हम पुराने रिकॉर्ड्स पे यदि देखें तो हमारे यहाँ ज्यादा थे। ये जरूर एक अच्छी बात है कि अब बढ़ोतरी हम बहुत, मध्य प्रदेश में तो करीब 300 के 275 तक बाघ आ गए थे, तो हम लोग काफी पीछे चले गए थे। पन्ना टाइगर रिजर्व में संपूर्ण बाघों का सफाया हो गया था। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अभी हम 526 में, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। और अब नवीनतम जो टेक्नोलॉजी कैमरा ट्रैप के साथ जो गिनती हो रही है, इसकी निष्पक्षता को सरकार बनाए रखे, इसमें भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो निश्चित तौर पर शावक को देख के हम खुश हो जाएं, ये मेरे ख्याल से अभी इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहिए। दुबे जी, जो ये गणना की इस बार तरीका बदला है, ऐप के माध्यम से होगा, बताया जा रहा है कि पहले ज़्यादा समय लगता था, अब कम समय लगेगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। इन सब को आप कैसे देखते हैं कि ये जो बदला है नियम, ये ठीक है या पहले जो हो रहा था वो ज़्यादा ठीक था? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, ऐप और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने नए संसाधन उपकरण हैं और जितना अच्छा नवीनतम उपयोग होता है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन ये भी देखना होगा कि हम सारी सुविधाओं को जो उपयोग करता है वो मानव संसाधन है। अधिकारी और कर्मचारी उसका कितनी निपुणता से कितना बेहतरीन उपयोग करते हैं, ये मशीन से ज्यादा इंसान पे तय करता है। और सुरक्षा और संरक्षण यदि बाघों का
वन विभाग बेहतर करेगा तो ऐप में भी वो चीज परिणाम दिखेगा। जी। ऐप नए बाघ तो उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन जो जी। वर्तमान जो स्टेटस है जी। वो जो भी हो, कम है या ज्यादा है, वो हकीकत तो 100% नहीं होती है। जी। जी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि बाघ की जो गणना होती है उसको एस्टिमेट कहा जाता जी है, हाँ। अनुमान कहा जाता है, और उस अनुमान में 10% ज्यादा भी हो सकता है, कम भी 10% हो सकता है। कम भी हो सकता है। जी, जी। तो एस्टिमेट पे हमारा ये मानना है कि ऐप के जरिए करें, अच्छा है। जी। लोग ईमानदारी और मेहनत से करें तो बहुत अच्छी बात है। दुबे जी, अपन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जंगलों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए अभी मध्य प्रदेश के वन विभाग में वायरलेस के लिए बड़ी कवायद चल रही थी, लेकिन ये जो वायरलेस की सुविधा देने के लिए, लेकिन ये सब मामला जो है वो उलझ सा गया है। अब फिर वो जो 1 साल की अनुमति मिली थी, फिर 1 साल की अनुमति के बाद वो ख़त्म हो गई, तो केंद्र के फिर वहाँ मुंह ताके बैठे हुए हैं कि केंद्र से फिर मंजूरी मिलेगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। तो इसको किस तरह देख रहे हैं कि ये लापरवाही है, जो हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ? देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र के कारण टाइगर्स हैं और सबसे अधिक हैं जी। इनमें जो टाइगर्स अधिक हैं, तो क्या हम इन टाइगर्स को बेहतर प्रबंधन मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? जी। क्या फॉरेस्ट की लीडरशिप, वन मंत्री इफेक्टिव रोल, अपनी भूमिका के प्रति क्या ईमानदारी कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि वायरलेस की सुविधा जैसी जो समस्या आ रही है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम सैटेलाइट के जरिए फायर अलर्ट मिलने की सुविधा बढ़ी है, लेकिन क्या वनों की आग रुकी? नहीं रुकी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ बड़े पैमाने में आग लगी थी। सैटेलाइट सुविधा होने के बावजूद तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप क्वालिटी। हमारे जो ऑफिसर्स है वो बंद कमरों में बाघों का संरक्षण ज्यादा करने में रुचि रखते हैं। मंत्री जो है वो फील्ड पे जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां प्रबंधन पर वो क्या कसावट करते हैं कि तत्काल वहां पे घटनाएं हो जाती हैं, शिकार। हमारे यहाँ रेडियो कॉलर जो टाइगर हैं उनका शिकार होता है, शिकारी उनकी लोकेशन पता कर लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, सुरक्षा संवर्धन के लिए उपयोग होना चाहिए, लेकिन जो मानव जो संसाधन है, हमारे अधिकारी, मंत्री, ये तमाम इतनी सारी फौज है, लेकिन ये बेहतर परिणाम दे, इस पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की ज्यादा रुचि वन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए पर्यटन की है। उसका जो मूल जो धर्म है संरक्षण, उससे हटा है। और केंद्र में आप अंदाजा लगाइए कि भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा कि कोविड में नेशनल पार्क में टूरिज्म बंद कर दीजिए, क्योंकि टाइगर्स में, लायन में कोविड देखा गया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने बंद किया, भारत के अन्य राज्यों ने टूरिज्म बंद कर दिया। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइन का यदि उल्लंघन मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश की छवि क्या होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो टेक्नोलॉजी की अपनी एक अलग अहमियत है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना का काम जो है वो इंसानों का है। और इंसान यदि बेहतर तरीके से काम करें, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, तो टेक्नोलॉजी का भी बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होगा और वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। राज्य शिक्षा केंद्र कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों में भाषा और व्याकरण का ज्ञान देने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका का वितरण करवा रही है। इस अभियान के तहत 1 से 31 अगस्त तक प्रदेश में प्रयास कार्यक्रम चलेगा। पहले प्रयास अभ्यास पुस्तिका के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से भेजी गई PDF फाइल को जिले स्तर पर ही प्रिंटिंग करवाना था, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने अब इसमें तब्दीली कर दी है। अब अभ्यास पुस्तिका का जिले स्तर पर प्रिंटिंग नहीं होगा, अलबत्ता पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से प्रयास अभ्यास पुस्तिका 25 जुलाई तक विकास खंडों में पहुंचा दी जाएगी, जिससे 1 से 31 अगस्त के बीच बच्चों को प्रयास अभ्यास पुस्तिका घरों पर वितरित करवाई जा सके। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यह प्रयास अभ्यास पुस्तिका पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला के आधार पर तैयार करवाई गई है। सरकार का मानना है कि भाषा और व्याकरण का ज्ञान इस ढंग से देने का प्रयास किया गया है कि बच्चों को भाषा सीखने और समझने की उत्सुकता पैदा हो। प्रत्येक अभ्यास कार्य में छात्रों को पाठों के ज्ञान के अतिरिक्त विलोम शब्द, वाक्य बनाओ
समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द को समुचित स्थान दिया गया है। सजीव चित्रों के साथ बच्चों के लेखन के लिए भी पर्याप्त स्थान इस पुस्तिका में दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र इसके पहले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पंखुड़ियाँ पुस्तक का वितरण करवा चुका है। पंखुड़ियाँ हिंदी पाठमाला प्रवेशिका स्तर से 8वीं कक्षा तक के लिए थी। सरकार का मानना है कि भाषा समाज में अभिव्यक्ति, चिंतन तथा बोधन का सशक्त साधन है। इस पुस्तक श्रृंखला को वितरित करवाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि बच्चे हिंदी पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने के साथ साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी प्रेरित हों, क्योंकि भाषा सीखने का उद्देश्य केवल पढ़ना, लिखना और सीखना ही नहीं होता, बल्कि भाषा का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में कई उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। पंखुड़ियाँ अभ्यास पुस्तिका का उद्देश्य हिंदी शिक्षण गतिविधियों को सरल, उपयोगी और रोचक बनाना था तथा बच्चों में स्वयं अध्ययन करने की रुचि विकसित करना था। पंखुड़ियाँ अभ्यास पुस्तिका में बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार अभ्यासों का चयन किया गया था, जिससे भाषा के उच्चतर कौशलों, चिंतन, मनन, कल्पना, अभिव्यक्ति के द्वारा भाषा दक्षताओं का विकास हो सके। इसमें विविध व रोचक अभ्यासों का समावेश किया गया था। शब्दबोध तथा अर्थ ग्रहण दोनों ही प्रकार के अभ्यासों की रचना इसमें शामिल थी। राज्य शिक्षा केंद्र हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू कर रहा है और इसमें घर घर ये इस किताब जो है वो वितरित करवाई जाएगी, जिससे बच्चे जो हैं वो सीख सकें। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। राज्य सरकार 2014 बैच के युवा आईएएस लोकेश जांगीड़ को नोटिस थमाने का इंतजार कर रही है। नोटिस का जवाब मिलते ही राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के सूत्रों का कहना है कि नोटिस का जवाब मिलते ही लोकेश जांगीड़ पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी के साथ तबादले को लेकर हुई चर्चा का ऑडियो लीक करने के मामले में लोकेश जांगीड़ को नोटिस थमाया गया था। कानून के जानकारों का मानना है कि इस मामले में जांगीड़ दोषी नजर आ रहे हैं, इसलिए सरकार इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा धमकी मिलने और अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक को दिए पत्र के मामले में भी जांगीड़ घिरते नजर आ रहे हैं। डीजीपी ने इस मामले की जांच भोपाल के डीआईजी इरशाद अली को सौंपी थी। डीआईजी जांगीड़ के घर पहुंचे और उन्हें मिली धमकी के बारे में पूछताछ की। इस पूछताछ में जांगीड़ ने बताया कि जिस ऐप से धमकी मिली थी उसको उन्होंने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, इसलिए वे धमकी से संबंधित मौजूद सबूत भी पुलिस को नहीं दे पाए। कानून के जानकारों का कहना है कि लोकेश जांगीड़ खुद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे भले भांति जानते हैं कि जो धमकी उन्हें मिली थी उसके उनके पास मोबाइल में सबूत थे, लेकिन उस सबूत को उन्होंने स्वयं नष्ट कर दिया। इससे जांगीड़ पर शंका होने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि ऐसी कोई धमकी मोबाइल पर ऐप के माध्यम से मिली होगी तो पुलिस के पास उसे रिकवर कराने के कई तरीके हैं। इन सभी मामलों में विरोधाभासी बयान से जांगीड़ खुद फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। बयानबाजी के चलते आईएएस एसोसिएशन ने पहले ही जांगीड़ से किनारा कर लिया है। हाँ, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जरूर जांगीड़ के पक्ष में बयान दे रहे हैं। इन बयानों के चलते इस मामले में राजनीतिक रंग भी चढ़ता जा रहा है। इधर राज्य सरकार के कई मंत्री लोकेश जांगीड़ की बयानबाजी को पहले ही गलत करार दे चुके हैं। लोकेश जांगीड़ ने ये सब बयानबाजी अपने आप को सेफ रखने के लिए की थी, लेकिन जांगीड़ अपनी बयानबाजी से खुद ही चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और अपने तबादले को लेकर टिप्पणी करने के बाद लोकेश जांगीड़ अचानक चर्चा में आ गए थे। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी लोकेश जांगीड़ का आला अफसरों से विवाद के चलते अभी तक 8 बार तबादला हो चुका है। बड़वानी से पहले शहडोल के तत्कालीन कलेक्टर नरेश पाल से भी जांगीड़ का विवाद होने के बाद तबादला हुआ था। आईएएस लोकेश जांगीड़ को
नोटिस जो दिया गया था उसका जवाब अभी सरकार को नहीं मिला है। इस जवाब का सरकार इंतज़ार कर रही है। युवा IAS लोकेश जहांगीर स्वयं अपने विरोधाभासी बयान के चलते चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। धमकी वाले मामले में मोबाइल में उनके पास अहम सबूत मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा इन सबूतों को नष्ट कर दिया गया, जिसके चलते वे स्वयं शंका के दायरे में आ गए हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत लोकेश जहांगीर को सरकार निलंबन की कार्रवाई कर सकती है। IAS एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में लोकेश जहांगीर ने सबसे पहले पोस्ट किया था, जिसके बाद से ये विवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद लोकेश जहांगीर ने कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी के साथ हुई अपनी बातचीत का ऑडियो भी लीक कर दिया था। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। सचिव स्तर के एक अधिकारी जो एक विभाग में आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, आजकल खासे चर्चा में बने हुए हैं। साहब ने पिछले दिनों अपने विभाग में तबादले किए। तबादला आदेश देखने के बाद विभाग के ही कुछ लोग कहने लगे कि हम भी अपना सरनेम बदल लेते हैं। दरअसल तबादले में साहब के सजाती अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग मिली थी। चाहे कामकाज में वे अफसर फिसड्डी हों, लेकिन साहब के सजाती बंधु हैं, इसलिए पोस्टिंग तो अच्छी मिलना ही थी। जो बेचारे जिम्मेदारी के साथ अपने काम को निभा रहे हैं, एक अच्छी पोस्टिंग के लिए तरस रहे हैं। इन पोस्टिंगों को देखकर ही विभाग के दूसरे अधिकारी कह रहे हैं, अच्छी पोस्टिंग करवाना है तो सरनेम बदल लो। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि जिन साहब के बारे में बात हो रही है वे महत्वपूर्ण विभाग में पदस्थ हैं और उनकी पत्नी पुलिस महकमे में पदस्थ हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।